आज सेट नंबर 4 कर रहे हैं बाबू और 3 नंबर सेट तक करा दिए हैं। और ये पीडीएफ रहता कहाँ है? तब पीडीएफ जो यूट्यूब का पोस्ट वाला सेक्शन है ना, वीडियो रहता है, फिर शॉर्ट्स रहता है और लास्ट वाला सेक्शन होता है एक पोस्ट। तो उस पोस्ट में डेली पोस्ट किया हुआ रहता है, आप वहाँ से पीडीएफ लेके डेली बनाया कीजिए। उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन कराते हैं। तो आप गौर से क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि 239 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 161 मीटर लंबी ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 43 है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगा, ये सवाल है। तो बाबू ये देख लीजिए, पहला ट्रेन की लंबाई कितना है 239 यानी 239। दूसरा ट्रेन की लंबाई 161 है, 161 है 161। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 43 किलोमीटर पर आवर है, 43 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो यहाँ से मान लेते हैं x। अब यहाँ कह रहा है कि टाइम कितना लगा है, तो 20 सेकंड लगा है। लेकिन बाबू यहाँ ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में है। तब मीटर और सेकंड वाला एक साथ होता है, किलोमीटर और घंटा एक साथ होता है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से 5/18 से गुना करते हैं। और 5/18 इसको लाना है मीटर पर सेकंड में, यानी छोटा यूनिट में लाना है। इसका मतलब ये है कि छोटा से गुना किए हैं 5 और ज़्यादा से भागा दिए हैं। ये टेक्निक बता रहे हैं याद करने का कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो बड़ा यूनिट है और लाना है मीटर पर सेकंड में छोटा यूनिट, तो छोटा से गुना और ज़्यादा से भागा। बात समझ गए? यानी छोटा ही से गुना, केवल इतना याद रखिए ना कि छोटा लाना है छोटा से गुना। अब बाबू इस बात को देखिए बहुत गौर से, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 39 और 140 और ये 60 दे दीजिएगा तो ये 300 और फिर क्या हो जाएगा ये 400। तो ये पूरा क्या हो गया, ऐड करने के बाद 400। और यहाँ पर अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेके जाएंगे तो क्या होगा 43 और प्लस x और फिर क्या है यहाँ पर 5/18 और ये 20 है तो 20 भी सही है 400, 20 बार में कट गया और ये 4 पचे 5 चौका 20। अब ये 18 चौ 72 हो गया इधर और ये 43 और प्लस x। अब यहाँ 43 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कितना बचेगा, ये 6 बचा है, 6 में से 4 गया कितना 2, यानी 29 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है बाबू कि जब 5/18 से गुना कर दिए थे तो फिर ये किलोमीटर पर आवर में कैसे होगा। तो किलोमीटर पर आवर में होने का रीजन ये है कि माने थे किलोमीटर में तो आएगा भी किलोमीटर में, इसीलिए आया है और कोई बात नहीं है। जिस यूनिट में मानिएगा वही यूनिट में आएगा। बात मैंने चेंज किए हैं लेकिन माने तो थे क्या किलोमीटर पर आवर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है बाबू कि अगर 10, 14, 38 और 28 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, और क्या के जगह पर वो बोला है कि x जोड़ने पर समानुपाती हो जाता है। तो फिर इसका वैल्यू यहाँ से चाहिए y का, क्योंकि x तो यहाँ से पता चलेगा। तो क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, फिर कहा है कि x जोड़ने से समानुपाती हो जाता है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ क्या है, 10 घटाएं 14 में से 4 बचा, 38 घटाएं 28 में से तो माइनस का 10 बचेगा। अब इसको रेशियो निकाला जाता है, आपको पता है ना। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को भागा लाएंगे 2 से तो 2 और 10 को 2 से भागा लाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से 10 बचे 50 तो माइनस का 50 और यहाँ 38 दूनी 76। और बाबू यहाँ लिखना क्या है, नीचे क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस यानी 2 में से माइनस का 5 और ऑलरेडी -5 है तो ये 2 का 2 और ये माइनस माइनस प्लस 5 यानी बटा में क्या आएगा 7, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, तो ये -76 -50 -76/7। अब ऊपर जोड़ के क्या आएगा -126 और बटा का 7 यानी 18 से 26 यानी वैल्यू कितना आ गया यहाँ, तो 18। x के वैल्यू कितना आ गया बाबू 18। अब यहाँ पर कह रहा है कि x के वैल्यू कितना है -18। अब यहाँ पर -18 रखिए, तो इस बहुत गौर से सुनिए। अब आप याद कर लीजिए कि x की वैल्यू कितना है 18 माइनस का। अब यहाँ पर 3x तो यानी माइनस का 18 और बटा क्या है y, समानुपाती तो यही करते हैं। अब ये y तो y नहीं पता है आपको ये, और यहाँ पर कितना है तो x इक्वल टू क्या है -18 तो 18 5 90 और माइनस ये क्या हो जाएगा 96। अब y क्या हो जाएगा y² और √96 माइनस का और ये 18 54 माइनस का
तो ये मल्टीप्लाई में है, ये -54 और -96, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब इसका यहाँ से स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसको लिखिए 16 गुना 6, 16 गुना 6, और इसको लिखिए 9 गुना 6। तो बाबू यहाँ 16 और यहाँ रूट है, तो ये 16 का वर्गमूल 4, और ये 6 दो जगह है तो उसके बदले 1 6, और ये 9 है उसका वर्गमूल 3, यानी 6 चौके 24 दिया 72। तो आंसर क्या हो गया? 72। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको एक बार और देखिएगा आराम से पीछे करके, कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है बाबू कि एक्स व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा करने का ठेका दिया गया, 3 व्यक्ति बीमारी के कारण नहीं आ पाए तो शेष व्यक्ति 39 दिनों में काम पूरा किए, तो एक्स का मान क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स व्यक्तियों को 36 दिन में काम करने का ठेका दिया गया था, टोटल काम हो गया। अब कह रहे हैं कि 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण नहीं काम पर आए, तो एक्स व्यक्ति पहले थे, 3 आए नहीं है, तो कितना बचेंगे? x -3। आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल व्यक्ति 10 थे, तो 10 में से 3 बीमार हो जाएंगे तो कितना आएंगे? 7। और कैसे पता किए कि 7? तो 10 पहले थे टोटल, उसमें से 3 बीमार हो गए तो 3 घटा दिए, तो वही पहले x व्यक्ति थे और x में से 3 बीमार हुआ तो 3 घटा दिए हैं। जैसे 10 में से 3 घटाएं वैसे ही x में से 3 घटाएं। अब ये सवाल ये कह रहा है कि जब व्यक्ति 3 कम हो गए तो कार्य जो 36 दिन में होना चाहिए था वो कितना दिन में हुआ है? 39 दिन में। तो 39 दिन। अब आप जानते हैं ना MDH, तो यहाँ पर H आवर है ही नहीं, तो ये मैन और आवर है, आवर या डे, तो यहाँ पर आवर नहीं था तो डे और डे लिखे हैं केवल। अब बाबू यहाँ गौर से सुनिए, 12 3 से भागा लाए हैं तो 12, और 3 से भागा लाए हैं कितना? 13। अब यहाँ 12x और यहाँ कितना? तो 13 है, तो ये देख लीजिए ऐसे, ये 12x और बराबर 13 से गुना करेंगे x को तो कितना हो जाएगा? 13x, और माइनस 13 तिया 39। अब बाबू 39 को इधर लेकर आ जाइए लेफ्ट साइड, तो 39 हो गया, तो राइट साइड माइनस में था तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 39 प्लस में। अब 12 यहाँ प्लस में है तो इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे, 13x माइनस 12x, तो यहाँ क्या हो गया? x इक्वल टू क्या आ गया? 39। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS में R और A समद्विभाजक बिंदु समचतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं तो एंगल STR बराबर 42.5 है। यदि P और Q का अनुपात 8:9 है तो Q और P का मान डिग्री में कितना होगा? ये सवाल पूछा है। तो एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज मतलब कैसा भी एक 4 भुजा वाला बना लीजिए, तो ये हो गया। अब चतुर्भुज का नाम क्या है? P Q R और S। कह रहा है R और S का समद्विभाजक, ये एंगल R और S का समद्विभाजक, यानी ये एंगल R है और ये एंगल S है। समद्विभाजक का मतलब समान 2 भागों में विभाजित करने वाला, यानी इसको और इसको बराबर 2 भागों में विभाजित करने वाला। अगर ये 30 होगा तो 15-15 बांटने वाला, अगर 50 होगा तो 25-25 में बांटने वाला, 60 होगा तो 30-30 में बांटने वाला, अगर 2x होगा तो x में बांटने वाली ये लाइन है। और दोनों कहाँ पर मिल जाते हैं बाबू? तो बिंदु T पर मिल जाते हैं, ये दोनों जाके बिंदु T पर मिल जाते हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल STR, उसका वैल्यू दिया है 42.5। सवाल ये है कि यहाँ पर P और Q का अनुपात 8:9 दिया हुआ है, 8:9। तो एक थ्योरम ये है कि जब ये दोनों चतुर्भुज में ऐसा होता है कि जब ये दोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो बिंदु कौन है? T, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 42.5। तो ये जो दोनों एंगल P और Q है उसका सम कितना होता है पता आपको? इसका डबल। इस बात को याद कर लीजिए, ये हर एग्जाम में डेली आता है, ग्रुप डी की एग्जाम में और रेलवे कोई भी एग्जाम में आता है। तो ये जितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों एंगल मिला के इसका डबल होंगे। तो इस 42.5 है बाबू, तब 42 के डबल 84 और 0.5 माने आधा के डबल 1,
तो 84 एक 85, यानी ये दोनों मिला के अगर इसको 8x और इसको 9x मान लेते हैं तो 9 8 17x बराबर कितना हो जाएगा 85। 85 कहाँ से आया, तो ये 42.5 का डबल, इस बात को ध्यान रखिए। अब 17 बचे 85, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब बोला है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो, तो ये 8 और 9 का डिफरेंस क्या है, x तो ही है, ये दोनों का डिफरेंस x है और x के वैल्यू 5 निकल ही गया है, तो यही 5 आंसर हो गया। बात को गौर से समझिए, अगर एक बार नहीं है दोबारा फिर से बोल देते हैं कि ये दोनों कोण के समद्विभाजक कितना है 42.5, तो ये एंगल P और एंगल Q का मान कितना होगा, तो ये जो समद्विभाजक बिंदु T पर जो मिलते हैं, ये जो एंगल बना है 42.5, यानी दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पे जितना कोण बनता है उसका डबल होगा, ये दोनों के कोण के योगफल इसके डबल के बराबर होगा, यानी एंगल P और एंगल Q का जो जोड़ होगा ये एंगल T पर बना कोण का डबल होगा। तो वही लिखे हैं 9 और 17 और बराबर इसका डबल तो 85, तो x बराबर कितना निकल गया 5, और दोनों का डिफरेंस पूछा था तो दोनों का डिफरेंस x ही है और x का वैल्यू 5 आ गया है, तो ये 5 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप बहुत गौर से। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है बाबू, एक देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है पूरा पूरा। अब ये AQ माइनस BQ, हमको ये देखना भी नहीं क्या लिखना है नीचे, क्योंकि हमको सब पैटर्न पता है कि क्या है, तो हम ये पूरा लिख दीजिए, केवल बीच में यहाँ प्लस था कि माइनस, वो देख लीजिए AQ और प्लस क्या है BQ। अब हमको ये भी पता है नीचे क्या होने वाला है यहाँ, तो ये क्या होगा A² माइनस का AB प्लस B²। अब बाबू हम 75 बार बता चुके हैं कि अगर ऊपर AQ माइनस BQ है तो इसका आंसर सिंपल A माइनस B होना है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा प्रूफ है, ये फैक्ट है, ये बनाने के बाद आया है क्या। अगर ऊपर AQ माइनस BQ है तो सीधा उसका वैल्यू क्या लिखिए A माइनस B, और यहाँ पर क्या है बाबू AQ प्लस BQ है, तो कुछ नहीं, अगर प्लस में है तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस B और यहाँ पर प्लस B, तो ये कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया 2A आ जाएगा, क्योंकि B तो कट गया, तो आंसर क्या हो गया 2A। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस बात को आप गौर से लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो मित्र हेवित और अजय का मासिक आय का अनुपात 8:5 है, उनमें से प्रत्येक माह 72,000 की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो डेबिट की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये 7 में कह रहा है कि डेविड और अजय है, ये डेविड है और ये क्या है अजय, इनका आय का अनुपात, आय मतलब इनकम का अनुपात कितना है दिया 5:8। आप भी पढ़िए साथ साथ। अब कह रहा है कि इनका खर्च यानी एक्सपेंडिचर व्यय का अनुपात क्या है 1:4। अब दोनों का बचत बोला है कि इसका भी भाई साहब का बचत 72,000 है और इसका भी बचत क्या है 72,000। कहने का मतलब कि डेविड और अजय का आय का अनुपात 5:8 है और व्यय यानी खर्च का अनुपात 1:4 है और बचत दोनों का 72,000 है। बाबू यहाँ पर बचत 72,000 है, इसका मतलब क्या है कि आदमी अमीर है। हम लोग को 72 रुपया मिल जाता था बचपन में, तो खदखदाए लगते थे, कहाँ खर्च करें बेचैन रहते थे, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। कई बार तो 2-3 बार पैकेट से निकाल के गिनते रहते थे, अमीरी महसूस होता था 72 रुपया में। ये भाई साहब 72 बचा रहे हैं 72,000 में। अब बाबू यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका आय का अनुपात 5:8 है, तब 5 कमाया 1 खर्च किया तब बचा कितना 4, और यहाँ 8 कमाया और 4 खर्च किया तब बचा कितना 4।
तो दोनों में बचत बराबर है तो बहुत बढ़िया, यहाँ दोनों के बचत बराबर दिल भी है और यहाँ से आ भी जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ 4 के वैल्यू कितना दिया है रेशियो में 72, 18 चौ 72, यानी 1 के वैल्यू कितना हो गया बाबू 18,000। सवाल में ये पूछा है कि डेबिट का आय क्या है, तो डेबिट का आय क्या है 5 और अनुपात में 5 है, तो यहाँ 1 के वैल्यू 18 आया है तो 18 से गुना करेंगे तो कितना 18 पच्चे 90,000। 90,000 वेतन किसका हो गया डेबिट का, तो ये अंतर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक नोटबुक के एक डिब्बे की कीमत 7400 रुपया है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 28% की छूट देती, विक्रय मूल्य क्या है। ये बहुत वाहियात सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है। 7400 रुपया का डिब्बा है, जब इस पर 28% का छूट दे देंगे तो ये इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी बिकेगा कितना में। तो ये फालतू सवाल है कि नहीं। बाबू कह रहे 7400 का चीज है और 28% की छूट, तो 100 रुपया में 28 रुपया की छूट देना है, इसका मतलब है 100 की चीज 28 रुपया छोड़ देना है, 100 में 28 छोड़ देना है। तो 100 में जब 28 छोड़िएगा तो कितना होगा, तो आप अभी इसे घटा लीजिए कि 100 में 30 छोड़ देता कितना बचता 70, लेकिन छोड़ा है 28 से, यानी 72 रुपया में मिलेगा। तो ये बात कितना हो गया यहाँ 72 और बटा क्या है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अब यहाँ क्या बचा है 74 गुना 72। अब यहाँ पर हम ऑप्शन लिख के फिर से आपको डिजिटल सम करके दिखा दें या छोड़ दें। डिजिटल सम में आप कंफ्यूज नहीं होइए, डिजिटल सम कुछ नहीं है, केवल सम ऑफ डिजिट, बाकी जो आपको आता है सब वही करना होता है। अब बाबू इसका ऑप्शन है 5328, पहला है 5328 यानी 5328, दूसरा ऑप्शन है 5377 77, तीसरा ऑप्शन क्या है 5348 5348 यानी 4, और चौथा ऑप्शन है 5406। तब ये देखिए 7 और 2 9, तो 9 का मतलब क्या होता है डिजिटल सम में 0, तो यहाँ 0 आ गया और गुना करना है 74 में, तो 0 से कितनों में गुना करते हैं तो क्या आता है वैल्यू 0 आता है। तो इसमें देखिए किसका वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 8 और 1 9, और 9 का मतलब क्या होता है 0, यानी आंसर तो ये हो गया। लेकिन बाबू आप और चेक करके देख लीजिए किसका डिजिटल सम, 7 7 14 और 3 17, 17 5 22, 22 का मतलब 22 और 2 2 मतलब 4 आ गया डिजिटल सम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 का मतलब 2 और 0 डिजिटल सम 2 आया है। इसका देखिए 6 4 10 5 15, 15 यानी 5 और 1 6, तो डिजिटल सम 6 आया है। तो कोई का 0 नहीं हो रहा है, जिसका 0 हुआ वो आंसर हो गया। इसको अगर गुना करना है तो आप गुना भी कर लीजिए, उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा 4 दूना 8, 7 दूना 14 और 7 चौ 28 के 8 हासिल 2 और 7 से 49 और 1 50। अब बाबू ये 8 है, 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 और ये 5228, 5228 पहले भी सॉरी 8 4 12 के 2 हासिल 1, तो यहाँ पर कुछ गलती गुना कर दी है इसे, ये 4 दूना 8 और ये 7 दूना 14, ठीक है। 7 चौ 28 का 8 हासिल 2, 7 7 49 और 2 कितना होगा, तो ये कॉमन, यही गलती हो रहा था 8 8 और 8 4 12 का 2 हासिल कितना 1 1 और 1 2, 1 हासिल लिया 3, यानी 5328 यहाँ गुना करके आया और 5328 ऐसे भी आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और डिजिटल सम धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिए, घबराना नहीं है, बहुत आसान बना देता है डिजिटल सम क्वेश्चन को। और यहाँ पर अब सवाल यूनिक डिजिट पे जो एग्जामिनर होते हैं वो सेट ही नहीं करते हैं, उनको पता है कि यूनिक डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अब सबको आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है बाबू कि यदि 2023 में कंपनी ए का व्यय 660 करोड़ था, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च 660 करोड़ था, तो सवाल ये कह रहा है कि
लाभ 35% होता है और लाभ 35% होता है तो 2023 में कंपनी का आय कितना है? गौर से समझिए, खर्च कितना है? 660। खर्च कितना है? 660 करोड़। बहुत अमीरी वाला बात है। फिर कह रहा है कि 660 करोड़ खर्च करने के बाद 35% का लाभ होता है। तो बाबू 660 करोड़ खर्च करने के बाद 35% लाभ होता है, तो ये पूछ रहा है कि इसका इनकम क्या होगा? इसका इनकम क्या होगा? तो ये जो 660 करोड़ होगा वो किसके बराबर होगा? 100 के, क्योंकि 100 खर्च किया है और 100 पर 35 रुपया और ज्यादा लाभ हुआ है, तो 100 करने के खर्च करने के बाद 35 रुपया और लाभ हुआ है। 100 खर्च करने के बावजूद 35 लाभ हुआ है, यानी टोटल इनकम कितना होगा? 135। तब ना उसमें 100 खर्च कर दिया तब भी 35 रुपया बच रहा है, यानी उसका टोटल इनकम कितना होगा? 135। अब यहां पर आप काटना सीख जाइए। ये हो गया। अब 10, तो ये इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से काटिएगा तो 2, और यहाँ 5 से काटिएगा तो कितना होगा? 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 यानी 27। अब इसको 2 से काटिएगा तो 33, और गुना कितना है? 7 और 2 9, ये भी फिर 27 आ गया। तो फिर इसको हम डिजिटल सम से कर सकते थे, लेकिन आप घबरा ना जाएं, इसीलिए हम ऐसा ही कर देते हैं सिंपल। 27 दिया 81 का 1, हासिल कितना? 8। फिर 27 दिया 81, 81 और 8 कितना होगा? 81 और 8 89। तो ये कितना हो गया पूरा आंसर? 891। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि 309 और 300 के बीच 309 और 320 के बीच अभाज्य संख्याओं कितना होता है? यानी 309 और 300 के बीच 320 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं? तो इसका दुनिया में आज तक कोई मेथड नहीं है। आपको 1 से लेके और 500 तक का अभाज्य संख्या याद कर लीजिए, कौन कौन प्राइम नंबर है, वहीं से आपको बात बनना है, नहीं तो इसका कोई तरीका नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए पहले से कि कितने अभाज्य संख्या हैं। तो इसके बीच टोटल कितने अभाज्य संख्या हैं? 3, याद कर लीजिए। अब कौन कौन सा अभाज्य संख्या है इसके बीच का? तो आप सिंपल ये याद रख लीजिए कि 311, 300, फिर क्या हो जाएगा बाबू? 300 यहाँ 13, उसके बाद 317। ये 3 अभाज्य संख्या है 309 और 320 के बीच। इसका कोई मेथड नहीं याद करना है कि 309 और 320 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो 3। 309 और 320 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो 3। 309 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। तो 311, 13 और कितना था जो था? 17, वो याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है 3 कप और 4 गिलास का कीमत 270 रुपया है। यानी 3 कप यानी सी और 4 गिलास यानी क्या लिख देते हैं बाबू? जी का कीमत 270 है। तो सवाल में ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि यदि 2 गिलास और खरीदे जाएं तो कुल खर्च 330 हो जाता है। यानी पहले कितना खर्च था? 270, और अगर 2 गिलास बढ़ा देंगे तो 2 गिलास बढ़ा देंगे खर्च 330 हो जाएगा। तब पहले से खर्च 270, और जब 2 गिलास बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 330। 330 जब इधर 2 गिलास बढ़ाएं तो इधर कितना बढ़ गया है? देख के सोच के बताइए। 27 और 6 33, यानी 60 रुपया कीमत बढ़ गया। तो कोई साधारण बच्चा भी, पागल टाइप के बच्चा भी पता लगा लेगा कि 270 से बढ़ के 330 यानी 60 रुपया बढ़ा है। और पहले 4 गिलास था, अब 2 गिलास बढ़ा देना है, तो यही 2 गिलास का कीमत कितना है? 60 रुपया। ये इतना नहीं समझ आएगा आपको? तो यही 2 गिलास का कीमत कितना होगा? 60। अब यहां से बाबू 1 गिलास का कितना हो जाएगा? 30। तो सवाल ये है कि 1 कप का कीमत कितना है? ये सवाल पूछा है कि 1 कप की कीमत कितना है। तो गिलास का कीमत कितना है? 30। तो यहां पर गिलास के जगह पर कितना बैठा दीजिए? 30। हो गया, बात खत्म।
तो यहाँ 3 कप प्लस 4 गिलास, तो गिलास के मतलब कितना है 30 बराबर कितना, तो 270। अब यहाँ 40 दिया 120, अगर 120 घटाएंगे तो 0 5 1, यहाँ 3, ये क्या है 3 से अगर भागा लगाएंगे किसको 150 के तो 50 आया, यानी कप का कीमत कितना हो गया बाबू 50। कप का कीमत कितना हो गया 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप, हम भी पढ़ते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 11 मिनट में भर सकती है, दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 22 मिनट में खाली कर सकती है। यदि टैंक के खाली होने पर दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। गौर से सुनिए, अगर बाबू पाइप ए है, मान लिया जाए पाइप नाम लिखा नहीं है लेकिन मान लेते हैं पाइप ए है, इस 11 मिनट में टैंक को भर देती है। दूसरा पाइप बी है, वो टैंक को 22 मिनट में खाली कर देती है। अगर बाबू इस बात को गौर से समझिए कि टोटल टैंकी का क्षमता कितना होता है, जैसे आपको सिखाए थे कि टोटल रोटी कितना है, तो जो दोनों कैल्शियम लेते थे कितना हो जाता है टोटल, तो ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 22। तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल रोटी कितना है 22। जब 11 मिनट में 22 रोटी खाता है, 11 मिनट में क्या रोटी 22, तो 11 दूनी 22, यानी 1 मिनट में क्या रोटी 2 रोटी, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और 22 मिनट में 22 रोटी खाता है, यानी कहने का मतलब 1 मिनट में 1 रोटी खाता है। लेकिन बाबू यहाँ कह रहा है कि ये पानी डालता है, तो ये समझ लीजिए कि 22 लीटर की टंकी है तो ये 2 लीटर टंकी डालता है, 2 लीटर पानी डालता है पर मिनट। और जो बी है 22 लीटर के टंकी में 1 लीटर पानी निकालता है पर मिनट। अब सवाल ये है कि जब टंकी आधा भरना है, टंकी को जब आधा भरना है और दोनों को साथ में चालू कर दिया जाता है तो कितना वक्त में भर जाएगा, तो ये सवाल है। तो बाबू जब दोनों को चालू कीजिएगा और टंकी को आधा भरना है तब पूरा टंकी 22 लीटर के है, तब 22 लीटर नहीं भरना है। यही तो पढ़ना है एग्जाम में ध्यान से कि यहाँ 22 नहीं 11 ही भरना है। इसका 22 का आधा 11 ना होगा, तो 11 भरना है। अब ये है कि 2 लीटर भरता है और 1 लीटर निकालता है, तो भरने वाला को प्लस में और निकालने वाला को माइनस में, तो 2 और 1 माइनस का मिला क्या हो जाएगा 1, यानी ए और माइनस बी बराबर। तो 11 लीटर को 1 के हिसाब से भरेगा तो कितना मिनट लग जाएगा 11 मिनट। बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बाबू। इस बात को एक और 2 बार और पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि 59 और b का तृतीय अनुपात c है। यदि b प्रथम 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम आपको एक बात और बता रहे हैं, गौर से सुनिए कि कहा है क्वेश्चन में कि ये 59 और b का तृतीय अनुपात c है, यानी ये तीसरा अनुपात c है। तो हम बहुत बार आपको बताए हैं कि इसको लिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं फार्मूला। आप बेचैन है, हमको पता है कि बाबू यहाँ देखिए a पहला है नंबर और दूसरा b है, और कह रहा है तृतीय अनुपात निकालना है, तीसरा वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि a और बटा b और समानुपाती हो जाता है किसके c b बटा c के, तो समानुपाती को हटा के बराबर लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा b², और यहाँ क्या हो जाएगा ac। लेकिन आपको चाहिए तृतीय अनुपात यानी किसका वैल्यू c का, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा b² बाई a। तो b² बाई a कहने का मतलब क्या है कि बीच वाला के स्क्वायर बटा पहिल का। तो यहाँ पर कह रहा है 59b और c का, 59b और c में c का वैल्यू निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो c के निकालने के लिए क्या तरीका है, तो b² बाई a, या फिर आपको जिसे बटा में यहाँ किए हैं वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ b², लेकिन b का वैल्यू सीधा सीधा नहीं दिया है, b के बारे में कहा है कि प्रथम 3 प्राकृतिक सम संख्या का योग है। तब प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कहाँ से होगा, तो ये प्रथम पहला 2 होगा और 2 के बाद दूसरा 4 और तीसरा क्या हो जाएगा 6। ई लगातार 3 सम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 4 10 2 12,
यानी बाबू बी का वैल्यू कितना हो गया 12। अब ये सवाल पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी इज इक्वल टू यानी तृतीय अनुपात इज इक्वल टू क्या आपको सिखाएं कि बी स्क्वायर बाई ए, तो ये 59 है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 144 और बटा क्या है 59। ऑप्शन में आप गौर से पढ़िए, देखिए ऑप्शन में अगर ये 60 भी होता तो 60 दूना 120 यानी 2 गुना से ज़्यादा है 3 गुना से कम, और ऑप्शन में एक ही जगह लिखा है 2.44, तो आंसर हो गया। क्योंकि अगर 2 यहाँ 60 रहता तब 2 आंसर आता, 60 रहता तो 2 आंसर आता यानी 2 से ज़्यादा है, और यहाँ 3 बार तो लगेगा नहीं कि 3 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 तो होने के लिए और छोटा चाहिए तब ना आता 3। तो यहाँ पर देखिए 2 वाला एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा 2.44। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इस बात को आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन हर सवाल को पूरा बनाने की जरूरत नहीं रहता है। जब ऑप्शन आपके सामने है बाबू तो क्यों करना है पागलपन्ना, बशर्ते आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर कि जो बनाए हैं वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रमन की आय 43,800 है, वह अपनी आय के 20% बचत करता है और उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है तो खर्च में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेगा या बढ़ेगा, ये देख लीजिए बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि रमन का आय टोटल क्या दिया हुआ है 43,800। अब कह रहा है कि इसकी आय में 20% का बचत करता है, तो 43,800 पर कैलकुलेशन नहीं करने लगना है, नहीं तो बिहान हो जाएगा। बिहान मैंने भोर, रात से बनाते बनाते पागल बच्चा। यहाँ देखिए मान लेते हैं इनकम कितना 100 रुपया, मान लीजिए 100। अब कहता है 100 कमा के और 20 बचा लेता है, यानी सेविंग कितना है 20 है, तो सेविंग 20 है तो 100 कमाया कोई और 20 बचाया है, 100 कमा के 20 बचाया। खर्चा आप ही बता दीजिए ना कितना किया होगा। तो अगर कोई 100 कमाता है और 20 बचाता है यानी खर्च कितना है 80। स्पष्ट है ना कि कोई 100 कमा के और 20 बचा लेता है यानी खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो खर्च कितना है बाबू 80। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है, तो आय में 36% की वृद्धि करना है तो 100 के 36% 36 से होता है, तो जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 136। अब कह रहा है कि उसकी खर्च में 40% की वृद्धि होती है, तो खर्च कितना है अभी 80, और इसमें वृद्धि कितना का होता है 40% का। बाबू ये 80 और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितना सिखाए हैं, भूल गए आप, 2/5। अब 5 पर 2 बढ़ाना है, तब 5 पे 2 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/5, 16 5 80, 16 7 12 से 112, यानी पहले खर्च 80 था, अब कितना हो गया 12। अगर इतना आपको नहीं भी आता है तो 80 और 40% बढ़ाना है तो 140 और गुना बटा 100, माफ कीजिएगा बटा में 100, 10 से 10, 10 से 10 और 14 बरोदल से तो 112। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, इतना करिए आप। अब बाबू इस बात को गौर से समझिए कि यहाँ पे क्या है कि अब ये देखिए ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी वो, तब अब कमाता 136 है, खर्च करता 112, तो बचत 24 होगा। ये बात समझ रहे हैं ना, 36 में से 112 घटाइएगा, 136 में से 112 तो ये 24 बचेगा। तब पहले 20 बचत था, अब कितना बचत है 24, तब बचत में कितना का वृद्धि हुआ है 4% का, तो इसका 4% निकाल दीजिए सीधा सीधा, परसेंट से डबल सुना कैंसिल, 8 चौके 32 का 2, और यहाँ 4 3 12, 12 और 3 15 के 5, हासिल कितना 1, 4 चौके 16 और 1 1752 रुपया के बचत में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए, यानी ए से एप्पल। अब बाबू क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना पे, 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों का औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात करिए। इस तरह के सवाल को जो हम सिखा रहे हैं वो तरीका सीखिए। हालांकि आज हम बेसिक बताने के मूड में बेसिक बता देते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है बाबू कि एक कक्षा में 43 बच्चे हैं, उनका एवरेज आयु 13 वर्ष है। एवरेज कितना है, 13 वर्ष है। और एक हमारे जैसा बूढ़ा कोई मास्टर है, अगर मास्टर के भी आयु जोड़ लीजिएगा तब पूरा कक्षा के औसत आयु, इन पूरा क्लास का औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। तब बताइए मास्टर कै साल के थे। तो बाबू यहाँ 43 को पहले थे और ये वो 44वां पर्सन, ये 44वां आदमी है, 44 नहीं 44वां आदमी है। ये आ जाने से औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। तो आप जानते हैं कि औसत में बराबर बराबर बांटा जाता है सब में। तो अगर ये मास्टर साहब भी 13 साल के होते थे तो कोई दिखते नहीं था। फिर पूरा ग्रुप यानी 44 बच्चा का औसत आयु कितना जाता, 13। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है कि बच्चा का आयु कितना हो गया है अब, जब मास्टर साहब को शामिल होने से ग्रुप में, ग्रुप का औसत आयु पूरा कितना हो गया, 14 वर्ष। तब मास्टर साहब कै साल के थे। तब बाबू यहाँ 1 साल इस पे बढ़ाएंगे तो ये 14 साल का हो जाएगा। लेकिन केवल इस पे 1 साल बढ़ाने से काम नहीं होगा। ये 43 बच्चा है तो 43 में 1 साल बांटिएगा तो 43 साल इधर, और 44वां पर भी 1 देना पड़ेगा तो 44। और ये 13 तो पहले से एवरेज था ही, तो यहाँ 4 3 7 5 1 4 1 5, यानी मास्टर साहब कितना साल के थे, 57 साल के। आप ऐसे भी सोच लीजिए बाबू, अगर आपको ऐसा ही बेसिके बनाना है तो आप ये बात देख लीजिए कि पहले कितना बच्चा थे, 43। बच्चा कितना पहले थे, 43। तब एवरेज कितना था, 13। और जब एक सर जी मास्टर साहब आ गए तो बच्चा कितना हो गए, 44। तो एवरेज कितना हो गया, 14। तो मास्टर साहब का एज निकल जाएगा, क्योंकि मास्टर साहब बड़े हैं तो मास्टर साहब का यहाँ से एज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, हालांकि वो भी नहीं रहेगा, हम करके दिखा देते हैं। 14 चौके 56 के 6, हासिल कितना 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616। और यहाँ 13 तिया 39 के 9, हासिल कितना 3, तो 13 चौके 52, 52 और 3 55। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 7। अब ये 0 है तो एक इधर से ले लीजिएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब एक इधर ले लिए थे तो 5, तो 5 बचा है, तो 5 में से 5 गया तो 0। तो आंसर कितना हो गया, 57। ये तरीका बेस्ट है, उसमें थोड़ा ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, ये सीख लीजिए। हालांकि इसको हम एलिगेशन से भी बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेथड बता देंगे तो आप मेथड आ जाइएगा। अभी इतना ही सीखिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा है कि माया अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। फोन की कीमत 21,000 रुपया है। उस पर क्रमशः 5% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद, दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह 11,172 भुगतान करती है, तो जेड का मान क्या होगा। बाबू यहाँ देख लीजिए, ये चीजें 21,000 के था, 5% का पहले छूट दे देता है, तो 5% का छूट दे देगा तो कितना, आप ये समझ लीजिए कि 5% मतलब कितना होता है। तो 5% मतलब आपको पता है ना, 1/20, यानी 20 पर 1 रुपया के छूट। तो 20 रुपया में 1 रुपया छोड़ देगा तो कै रुपया बचेगा, 19 रुपया। तो 19/20। अब कह रहा है कि दूसरा छूट क्या होगा। तो दूसरा छूट आप मान लिया जाए 100 माइनस x गुना यहाँ बटा 100, और बराबर कितना है, 11,072। ये है 11,172। तो इतना बचता है, तो ये x का मान निकालना है।
हालांकि क्वेश्चन में जेड लिखा हुआ है तो जेड ही लिख देते हैं। ये तरीका बच्चों वाला होगा, लेकिन हम एक और तरीका भी आपको बताएंगे, पहले ये सीखिए। तो बाबू यहाँ 3 जीरो था, 3 जीरो लपेट दें इसको, मैंने काट दें, तो ये कितना बचा है 2, यहाँ 21 है, यहाँ 19 है। अब काटने जैसे आता है आपको इसे काटिए। इसको पहले देखिए ना, 7 दूनी 9 और 3 12, यानी 3 से कटने वाला है, तो 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काटिए, 3 सते 21, और यहाँ 3 से भागा लाइए तो कितना होगा, 3 तिया 9, 2 3 सते 21, और ये 72 है तो 24 तिया 72, सीधा काट देते हैं। अब बाबू यहाँ 7 है, 7 से काटिए, 7 बचे 35, कितना बचा 2 पर 2 यानी 22, तो 7 तिया 21, अब एक बचा है, 7 दूनी 14, यानी 7 से कट गया। अब कितना बचा है बाबू 19, अब 19 से काटिए इसको, तो 19 तिया 57, ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी के 38, 38 और 5 43 है 53, यानी 15 बचेगा, तो 59 52 से, यानी 28 बार में कट गया। अब इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28, यहाँ लिख ही देते हैं पूरा 28 और गुना 2, और इधर क्या बचेगा, ये जेड है, 2 मत पढ़िएगा, बहुत मारेंगे जेड पढ़े तो ये क्या हो जाएगा बाबू 28 दूनी 56, अब यहाँ जेड। अब इसको इधर लेकर आइए तो माइनस में 56 खैया देने हैं, यानी दाहिने तरफ राइट साइड, तो लेफ्ट साइड लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जेड लेफ्ट साइड में है यानी चपकी देने, तो दाहिने तरफ ले जाइएगा तो जेड, घटा के क्या आएगा 44% जेड का वैल्यू आ गया। ये तरीका आप लिख लीजिए एक बार, लेकिन हम एक और तरीका आपको बताते हैं, गौर से केवल सुनना है आपको, कि रहने में लिख लीजिए। दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं आप कि क्या था 21,000 और 5% की छूट हो गया था, 19/20 तो लिख दिए थे, और दूसरा कितना होगा अभी हम उसको छोड़ देते हैं, पहले ये इतना छूट के बाद कितना बिकता है वो देख लेते हैं, इतना बिका। अब यहाँ बाबू 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दहा का 20, अब 1 बचेगा तो 2 बचे 10, 105, अब यहाँ 1 0, इतना हो गया। अब ही काट दिए 2 से, बचा है कितना 1050 गुना 19, उसके बाद यहाँ से रेशियो देख लीजिए क्या है 11,172, 11,172, इसको काटिए पहले आप, तो कैसे काटते हैं, तो ये 5 1 6 है, ये 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है, तो 3 से काटिए ना, 3 तिया 9, 2 बचा 3 से 21, 24 तिया 72, 3 से काटिएगा तो 35 तिया 75 से, यानी 105, और यहाँ ये हो गया। अब काटिए आप इसको 5 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो वो नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं सीधा, 7 बचे 35, 7 से भागा लगाए 5 50 हो गया, 7 से यहाँ लगाइए तो 7 बचे 35 के 5, 2 बचा है 7 या 21, 1 7 2 14, ये हो गया। अब बाबू ये कट गया, अब 19 बचा हुआ है हमारे पास, तो 19 से भागा लगाइए ना इसमें, तो 19 दूना 38, और बचा कितना 15, तो 59 52 से कट गया। अब यहाँ कितना है, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 14, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 को डिवाइड करेंगे 25, पागला आदमी 25, और ये क्या है 14। अब यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि 25 का चीज अगर 14 को बिका है तो छूट कितना 11 का मिला है, कितना पर 25 पे, तो 100 पर कितना, तो 25 चौके 100, 11 चौ 44, ऐसे भी 44% आंसर हो गया, वैसे भी बताए थे। कई तरीका, हम और तरीका बता सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना पढ़िए, जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे चैनल पे तो पढ़ाएंगे वो। उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 44,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो ये हम तरीका आपको 75 बार बता दिए हैं, लेकिन एक बार और 76 बार ले लीजिए। अब 20% रेट है, तो 20% का दर क्या होता है, तो 20 और चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिवली ही बढ़ता है,
तो 20% का मतलब क्या है 1/5। तो 5 और 1 6, तो ये 6/5 हो गया। तो इस पे 6/5 और ये 1 साल का इसे निकलता है। जब 2 बार गुना कर दीजिएगा तो 2 साल का, 3 बार गुना कर दीजिएगा 3 साल का। आप बाबू इसको आप डिवाइड करिए, जैसे करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो हमारे पास बेस्ट तरीका है डिजिटल से हम तुरंत उड़ा देंगे, लेकिन ऑप्शन लिखना पड़ेगा। आप इसी को ऐसा ही काट दीजिए, क्या है 5 अठे 40, 5 अठे 40, ये 0 5 से कट गया। 5 से डिवाइड लगाएंगे कितना 5 एकम 5, 3 38, 5 सत्ते 35, यहाँ 3 पर 0 यानी 5 छक्का 30। अब ये हो गया। अब बाबू 176 गुना 6 छक 36 है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 18। ऑप्शन के एक ही ऑप्शन के लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 गुना 6 यूनिट डिजिट से, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, इतना देख के लिख दिए ऑप्शन, क्योंकि यूनिट डिजिट लास्ट का 6 ही है। तो कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से काम हो गया मेरा। उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 19 है और सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास का है। तो हमको लिखना पड़ेगा सवाल, ये 72, ये माइनस है, ये क्या है 49, और ये माइनस, और ये क्या है 81 डिवाइडेड बाय 9 माइनस यहाँ ब्रैकेट 14 यानी 14 है, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है 8, ये और ये ब्रैकेट है। अब बाबू आपको बताए हैं कि बोर्ड मास जानते हैं ना, BODMA, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, लेकिन ब्रैकेट है और ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है। तो जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहता है तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है पहले उसको करा जाता है। तो बाबू सबसे पहले इसको अगर देखेंगे तो ये 4 छक 24 काट दिए ना, भागा में है ये, तो 4 छक 24 काट दिए। अब 14 में से 6 गया था, कितना बचेगा 8। अब 14 में से 6 घटाएंगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 8। 14 में से 6 घटा के 8 आ गया, और डिवाइड में फिर 8 है तो 8 से 8 कट गया, तो इधर कट गया, तो माइनस में क्या बचा 1, और यहाँ 9 नमा 81, तो ये 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 8। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 यहाँ पर है, और ये माइनस का कितना 49। अब इस तरह से, और पूरा पर क्या है 72। अब 49 में से 8 जाएगा तो 41। अब 72 से 41 घटाना है, तो आप यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी कितना हो गया आंसर 31। जहाँ पे ऑप्शन में होगा उसको लगा लीजिए 31 नंबर, 31 मतलब आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 का बाउल आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आप भी। कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर 15% कम कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई में 149% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। ये बात को समझिए गौर से। पहला चीज रेडियस और दूसरा हाइट। अगर ऐसा सवाल रहे तो दोनों लिख लीजिए। अब कह रहा है कि 15% की कमी करना है, तो 15% का वैल्यू कितना, तो नहीं आता है तो 3 गुनी इसको 5 लिख लीजिए। हमको आता है, आपको नहीं आता। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, और जो यहाँ 3 गुना में था 1 में 3 गुना कर दीजिएगा 3 हो जाएगा, तो यानी 15% का वैल्यू 3/20। अब 20 पे 3 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 17, तो ये 20 और 3 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 17। फिर कह रहा है कि हाइट में 149% बढ़ाना है, तो हाइट 149% बढ़ाना है तो सीधा सीधा एक और बढ़ाइए लेते हैं, कितना कर लेते हैं 150। तो 150% को बटा में कितना लिखते हैं 3/2। ये आना चाहिए, आपको नहीं आता था, इसे लिख लीजिए। 50 दिया 150 और 50 दूना 100।
अगर ये भी नहीं आता 50 का पहाड़ा तो ऐसे काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ 5 से भाग लगाए 3, 5 दूना 10, यानी 3/2। अब बाबू 2/3 की वृद्धि करना है तो कितना हो जाएगा, 5/2। तब पहले कितना था ऊंचाई, 2, और बढ़ा कितना हो गया बाबू, 5। समझ गए ना। अब इसमें देखिए, गौर से समझिए इस बात को, ये आप लिख लिए होंगे और ये आपको आ भी गया होगा, अभी मिटा देते हैं, हमको काम है जगह का। गौर से बाबू आप सुनिए यहाँ पे कि बेलन का आयतन, आयतन समझते हैं ना, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लगा देना, और एच एक के बार है, एच के स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं है तो एच के एच लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो दोनों गुना करेंगे वो आयतन के रेशियो आएगा, समझे। तो ये 2 20 का स्क्वायर यानी 400, और ये 2 यानी 800। यहां पर बाबू 17 17 289, तो 289 को हम 289 को लगभग 290 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अभी आप पूरा समझ लीजिए क्यों लिखे हैं सो। तो 29 बचे 145, और जीरो था तो जीरो लिख दी, यानी पहले आयतन कितना था 800, अब बढ़ के कितना हो गया 1450। जब रेडियस में कितना कम कर दिए 15%, और ऊंचाई में 150% बढ़ा दिए हैं, तो आयतन 800 से बढ़ के 1450। तो परसेंट में देख लेना है, केवल परसेंटेज में वृद्धि कितना हुआ है, तो ये 650, 8 6 1400, यानी 650 कितना पे, 800 पे। तो 100 पे कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको भाग लगाइएगा, 8 8 64, 1 8 एकम 8, 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 109%, 53%, 80% और 73%। तो एक यहां बढ़ा लिए हैं, और 1% यहां 149 के 150 कर दिए थे, तो ओबीएस आंसर थोड़ा मतलब ज्यादा आना है, तो वही आया है कितना, 81 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में है 80, तो हो गया अप्रोक्स में 80 आंसर, घबराना नहीं है, 80% आंसर हो गया, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदता है और उसे 25% लाभ पर किसी और को बेच देता है, और जो कोई और खरीदा वह इसे 10% हानि पर किसी और को बेच देता है। तो जो आखिरी वाला आदमी है ना, उसके लिए 9900 पैसा दिया है। तो बताइए पहले का आदमी कितना में खरीदा था। ये क्वेश्चन नंबर 21। तो मान लिया जाए पहला आदमी ए रुपया में खरीदा होगा, तो 25% प्रॉफिट कमा कितना बेचेगा, तो 25% मतलब 1/4, और 4 रुपया पर 1 का फायदा, तो 4 पर 1 फायदा कमाइएगा तो कितना का बिकेगा, 5/4 का। तो यहाँ 5/4 लिख दिए। अब 1 रुपया में खरीदा था और 5/4 लाभ कमा के, यानी 25% लाभ कमा के किसी को बेच दिया। दूसर का आदमी इतना में खरीदा होगा, दूसर का आदमी को सामान पसंद नहीं आया, दूसर का आदमी को सामान पसंद नहीं आया, तो बोला कि नुकसान है तो नुकसान है, घाटे तो घाटे, लेकिन इसको बेचो। तो 10% के नुकसान पर बेच दिया तीसर का आदमी को, तो 10% का फ्रैक्शन है वैल्यू 1/10, 10 रुपया पर 1 रुपया नुकसान कमाएगा तो कितना का हो जाएगा, 9/10 के, 9/10 की। और ये बेचा कितना में है, 9900 में। तब बोल रहा है पहल का आदमी कितना में खरीदा था, तब पहल का आदमी कितना में, 1 रुपया में खरीदा था। अब इसको काटिए तो 11/99। अब बाबू ये 5 दूना 10 काटिए दीजिए ना, छोड़िए हटाइए। अब यहाँ कितना बचा, 4 दूना के 8, और यहाँ 1100, 1100 और गुने 8, तो 11/8 88 आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बाबू, बहुत गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आर की आयु एस से दुगनी है और टी की आयु से तिगुनी है। तो हम एक बार में इसको कर सकते हैं। आर, एस और टी तीन है, तो बोला है कि आर की आयु एस से दुगनी है और आर की ही आयु टी से तीन गुनी है। तो इससे डबल और इससे ट्रिपल, यानी टी से 3 गुना है आर और एस से 2 गुना है। तो अभी एक बार में सिखाते हैं कि अगर बाबू ये 3 हो जाए तो इससे डबल है तो ये कितना होगा 6, और इससे 3 गुना है और ये कितना है 6, इसके मतलब ये कितना होगा 2। एक बार में हम ऐसे आ जाएगा, हमको आ गया। लेकिन अगर बाबू आपको नहीं आता है तो इसका तरीका ये है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और रेलवे में बहुत टाइम रहता है, टाइम का इशू नहीं है। आप ये देख लीजिए, बोला है क्या कि आर एस से डबल है, तो अगर एस 1 होगा तो आर क्या होगा डबल। और फिर बोला है कि आर टी से क्या है तिगुना है, तो ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3। अब आप जानते हैं बाबू कि दोनों जगह आर को क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि आर एक ही आदमिया है, दो जगह खाली है। एगो यहाँ नानी जगह गेल है, थोड़ा इज्जत बढ़ा है, यानी 3 है। ये दादी घर है, थोड़ा कम इज्जत है, यानी 2 है। आदमिया तो एक ही न है, तो दोनों को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 दूना के 6 और ये 2। तो यानी आर एस और टी 6, 3 और ये 2। ये हम एक ही बार में लिखे थे और ये ऐसे करके निकाले, दोनों सेम बात है बाबू। अब सवाल में ये कह रहा है कि आर और टी के बीच आयु में कितना अंतर है यदि एस टी से 5 वर्ष बड़ा है। एस जो है टी से 5 वर्ष बड़ा है, अनुपात में कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, और ओरिजिनल में कितना है 5, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 5। अब सवाल में यह पूछा है कि आर और टी की आयु में कितना अंतर है, आर और टी, तो आर यहां है और टी यहां, और दोनों की आयु में कितना अंतर है, अनुपात में 4। अब अनुपात 1 के वैल्यू 5, तो 4 के वैल्यू 4 5 20 आंसर। अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन लिखते हैं, हालांकि ये आपको आना चाहिए। 67, 79, 31 और 57। तो बताइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये देखिए ना, 19 3 57 कट जाता है, तो कैसे प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के डिफिनेशन आपको पता है कि वैसा नंबर जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। विच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिजिबल बाई 1 एंड 1 सेल्फ, यानी एक और खुद से डिवाइड हो, उसको क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पे क्या हो गया, ये तीनों प्राइम नंबर है और कौन नहीं था तो पूछ रहा था, तो हमको झलक रहा है कि 57 19 57 कट जाता है, तो वही आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यह कह रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको अगर पूरा बात पकड़ में नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो है, वहां जाके और देखिए पूरा गहराई से, बिल्कुल बात डिटेल में वहां समझाए हैं। कह रहा 15 मीटर ऊंची एक इमारत की चोटी जमीन पर स्थित एक बिंदु पर अवनमन कोण 45 डिग्री बनाती है, तो इमारत से उस बिंदु की 36 दूरी ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण बनता है ऊपर, लेकिन संजोग से यहाँ पर एक ही ट्रायंगल वाला था, तो सीधा सीधा अगर यहाँ भी बना दीजिएगा 45 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये दो समांतर रेखाओं को एक पैरेलल रेखा काटती है,
दो समानांतर रेखाओं को अगर ये कोई पैरेलल रेखा काटती है तो जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां। तो 21 प्रॉपर्टी से, तो एकांतर कोण से यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर कोण से, तो वैसा ही यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 हो गया। अब बाबू ये बोला है कि अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45। तो आपको पता है कि 45 45 रहता है तो ये एक एक और रूट 2 का अनुपात होता है। तो बोला है कि ऊंचाई 15 मीटर है, तो ये दूरी क्या होगा इस बिंदु से, जहां क्षैतिज के साथ कितना 45 डिग्री का बनावन कोण ऊपर से नीचे बना रहा है, तो 45 से यहाँ यानी इस बिंदु की दूरी कितना है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना दिया है 15, और अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा यहाँ 15, यानी आंसर हो गया। अब बाबू 25 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, एक कक्षा के 75 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी है, फिजिक्स के 22 विद्यार्थियों का औसत स्क्वायर 85 है, यानी 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 85। तो 75 में से 22 इधर हो गया तो बचा कितना, अगर बाबू टोटल 75 था तो 22 इधर हो गया तो कितना बचेगा आप ही बताइए ना। तो 75 में से 22, तब 75 में से अगर 20 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 55, और दुआओ घटाना है तो कितना हो जाएगा 53। तब 22 बच्चों का एवरेज कितना है 85, अन्य विद्यार्थियों का औसत कितना है 95। तो सवाल ये पूछ रहा है कि पूरा कक्षा का औसत क्या होगा, तो पूरा कक्षा का औसत क्या होगा। तो ऐसा आपको सिखाए हैं कि पूरा के एवरेज कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ऐसा बीचे बीच वाला ले लेते हैं लगभग, तो ये -5 और कितना पर 22 पे, तो 22 5 दघोतल से 110 माइनस का, और ये 5 ज्यादा है कितना पर, तो 53 पर। तो 5 ज्यादा कीजिएगा, तो अगर केवल 85 होता तो 50 पर 5 5 बढ़ाइएगा तो कितना होगा 250, लेकिन 3 और है तो 5 यही 15 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 250 और प्लस 15 कितना होता है 265 यानी 65। तो ये 22 5 दघोतल से 110 माइनस में और 265 प्लस में, तो इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ 5 और ये 6 में से 1 गया 5, और ये कितना बचेगा बाबू 1। अब ये 90 एवरेज था, अब उसमें कितना बढ़ा 155, और कितना विद्यार्थी पे तो 75 पे। तो अब इसको डिवाइड करिए ना, 75 दूना 150, यानी 92 पॉइंट कुछ आएगा, और 92.1 आंसर है, तो 92.1 देख के लिख देते हैं आंसर। क्लियर ना, तो आप भागा दे के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को शेयर करिए, बहुत मारेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अगला सेट आपको यूट्यूब के एक वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन और एक पोस्ट वाला होता है, तो पीडीएफ वहीं पर रहता है, आपको डेली वहां से एक सेट बना लेना है और उसके बाद सॉल्यूशन करके हम डाल देते हैं। ठीक है।